Assalamu alaikum, dear students. वेलकम टू द लेक्चर 16 ऑफ एमडीकैट केमिस्ट्री। बट आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और एमकैट को बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रहे होंगे। बट टुडेज टॉपिक इज अबाउट कैरिस्टल लैटिस। हम इस पूरे लेक्चर के अंदर सिर्फ और सिर्फ कैरिस्टल लैटिस के बारे में ही स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियो के बाद बेटा मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैसेजेस किए कि सर क्यूबिक कैरिस्टल्स में से बहुत सारे ट्रिकी एमसीक्यूज पूछे जाते, तो मैंने कोशिश की कि उन सारे ट्रिकी एमसीक्यूज को इस पूरे लेक्चर में कवर करूं। सो एंड तक इस लेक्चर को लाजमी देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। कैरिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। कैरिस्टल लैटिस क्या होता है? कैरिस्टल लैटिस इज एन एरे ऑफ पॉइंट्स। एक एरे है पॉइंट्स का that represents particles। जो सॉलिड में पार्टिकल्स होते हैं बेटा आपको पता है वो एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। यानी अगर एटॉमिक सॉलिड्स होंगे या मेटेलिक सॉलिड्स होंगे तो एटम्स होंगे, आयनिक सॉलिड्स होंगे तो आयंस होंगे यानी कैटायंस और एनायंस होंगे, और मोलेकुलर सॉलिड्स के अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सारी टाइप्स ऑफ सॉलिड्स को बड़ी डिटेल से डिस्कस भी करेंगे। और बेटा ये डिफरेंट साइड्स पर अरेंज्ड होते हैं थ्री डायमेंशनल स्पेस में। सो एन अरे ऑफ पॉइंट्स विच रिप्रेजेंट्स एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स which are arranged at different sides in three dimensional space is called as कैरिस्टल लैटिस। जैसे कि आपके पास ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, और इस तरह बेटा ये देखें एक रेगुलर अरेंजमेंट के अंदर बेटा क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। डन। तो बेटा एक टर्म यूज की जाती है कि जो हमारे पास कैरिस्टल लैटिस होता है इसको रिकॉग्नाइज करने का तरीका यह है कि हम इसकी ट्रांसलेशनल सिमेट्री को चेक करते हैं। वो तमाम अरे ऑफ पॉइंट्स जिनके अंदर ट्रांसलेशनल सिमेट्री हो उसको कैरिस्टल लैटिस कहते हैं, और जिसके अंदर ट्रांसलेशनल सिमेट्री ना हो उसको कैरिस्टल लैटिस नहीं कहते। इसकी बेटा मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि ये ट्रांसलेशनल सिमेट्री क्या है। फॉर एग्जांपल ये वाली जो लाइन है, मैं इसको बेटा एक बार फिर कॉपी और पेस्ट करता हूं यहाँ पे वापस आके, तो पॉइंट्स वापस बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होंगे। क्लियर हो गया? या फिर मेरे पास ये एक सिंपल सा क्यूब है, ऐसे इमेजिन करें, और इसका मैंने बनाया है बेटा, इसके साथ कोई दूसरा क्यूब जुड़ा है, तीसरा जुड़ा है, चौथा जुड़ा है, तो ये जो इसके पास पॉइंट्स हैं बेटा, इन पॉइंट्स को, ये वाले पॉइंट्स को मैं मूव करवाता हूं इस जगह पर, तो एग्जैक्टली सेम पैटर्न रिपीट हो टाइम एंड अगेन, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसलेशनल सिमेट्री। यानी जो कैरिस्टल लैटिस होता है उसकी जो को रिकॉग्नाइज किया जाता है वो उसकी ट्रांसलेशनल सिमेट्री से किया जाता है। वो तमाम अरे ऑफ पॉइंट्स जिनके अंदर ट्रांसलेशनल सिमेट्री नहीं होती नहीं है, मतलब ऐसा हो सकता है कि जैसे यहाँ पे एक पॉइंट छोड़ के है, लेकिन बेटा अगर ट्रांसलेशनल सिमेट्री एब्सेंट हो एक पॉइंट छोड़ने के बाद भी, तो मैं कह सकता हूं कि वो कैरिस्टल लैटिस नहीं है। ओके, इररेस्पेक्टिव ऑफ के वहां पे अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स क्या है बेटा, कोई पर्टिकुलरली एटम्स अरेंज्ड हैं, लेकिन वो अगर ऑर्डर या अरेंजमेंट रिपीट नहीं हो रही तो उसको कैरिस्टल लैटिस नहीं कहेंगे। डन। नेक्स्ट, यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल इस पूरे कैरिस्टल लैटिस का वो सबसे बेसिक पार्ट होता है जो टाइम एंड अगेन अपने आप को रिपीट करता है। अभी मैंने कहा ना कि रिपीटिशन जरूरी है, तो वो जो बेसिक एंटिटी जो अपने आप को रिपीट करती है उसको यूनिट सेल बोलते हैं। एंड दिस यूनिट सेल कंटेन ऑल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ इंटायर कैरिस्टल एंड इट रिपीट्स इटसेल्फ over the whole structure of कैरिस्टल लैटिस। डन। बेटा यहाँ पे देखिए, smallest part of कैरिस्टल that has all characteristic features of entire कैरिस्टल and repeats it over the whole structure of कैरिस्टल। बेटा आप एक दीवार को इमेजिन करें, तो आप यूं समझे कि दीवार कोई आपके पास क्या है, कैरिस्टल लैटिस है, तो उसमें एक जो बेसिक ईंट है, एक ब्रिक जो है बेटा, वो क्या होगी? यूनिट सेल होगी जो टाइम एंड अगेन अपने आप को एक रेगुलर मैनर में क्या कर रही होगी बेटा? रिपीट कर रही होगी। एंड दिस ब्रिक कंटेन ऑल एसेंशियल फीचर्स ऑफ द होल वॉल। ओके,
तो उस वक्त हम क्या कहेंगे कि इन ब्रिक से बनी हुई ये जो दीवार है ये कैरिस्टल लैटिस है और वो जो ब्रिक है वो यूनिट सेल। डन। नेक्स्ट, अब बेटा पढ़ते हैं नेक्स्ट कि कैरिस्टल लैटिस और यूनिट सेल बेटा बनते कैसे हैं। जैसे कि आप यूं इमेजिन करें, ये मेरे पास एक यूनिट सेल है, मैं इसको फर्स्ट ऑफ ऑल वाई एक्सिस के क्रॉस ऐसे इसके ऊपर मजीद यूनिट सेल लगाता जाता हूँ, फिर बेटा वाई एक्सिस के साथ साथ एक्स एक्सिस पे भी लगाता जाता हूँ, फिर वाई और एक्स के साथ साथ जी एक्सिस पर भी लगाता जाता हूँ। तो ये एक 3 डायमेंशनल बन गया। अभी तो मैंने वॉल की जो एग्जांपल दी थी वो क्या थी, 2 डायमेंशनल थी। ऐसा ही है ना, 2 डायमेंशनल था, एक्स और वाई एक्सिस ही थे उसके क्रिस्टल लैटिस के अंदर। लेकिन अगर यहां पे देखें तो एक 3 डायमेंशनल एरे जो होता है वो एक्चुअल में क्रिस्टल लैटिस होता है। यानी हम स्टडी करने के लिए तो कह सकते हैं कि 2D लैटिस है या 1D लैटिस है, लेकिन एक्चुअल में जो क्रिस्टल लैटिस होता है वो 3 डायमेंशनल ही होता है। डन। हमारे पास एक यूनिट सेल था, हमने उसको वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और जी एक्सिस पर बारी बारी क्या किया बेटा, रिपीट किया, उसका रिपीटिंग पैटर्न बनाया, और वो जो पैटर्न हमें ऑब्टेन हुआ पेपर पर उसको क्या बोलेंगे, 3 डायमेंशनल पैटर्न, उसको बोलेंगे कैरिस्टल लैटिस। और उस कैरिस्टल लैटिस से रिजेंबल करता हुआ एक्चुअल फॉर्म में पड़ा हुआ जो आपके पास यहाँ पे सॉलिड होगा उसको बोलेंगे कैरिस्टल। डन। सो कैरिस्टल लैटिस इज बेसिकली द ड्राइंग ऑफ कैरिस्टल ऑन पेपर। चलो जी नेक्स्ट, लैटिस पॉइंट्स हैं बेटा, और यूनिट सेल की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है। लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं बेटा, फॉर एग्जांपल कैरिस्टल लैटिस के ऊपर ये वो जगह जहां पे कुछ एटम्स मौजूद हों, आयंस मौजूद हों या मॉलिक्यूल्स मौजूद हों। बेटा एटॉमिक या मोलेकुलर, एटॉमिक या मेटेलिक सॉलिड्स के केस में ये एटम्स होंगे, आयनिक सॉलिड्स के केस में ये आयंस होंगे, और मोलेकुलर सॉलिड्स के केस में ये मॉलिक्यूल्स होंगे। तो वो जगह जहां पर बेटा क्या मौजूद है, एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं कैरिस्टल लैटिस के अंदर, उसको क्या बोलेंगे बेटा, ये हमारे हैं लैटिस पॉइंट्स। डन। ये इस तरह के जो बेटा पॉइंट्स बने हुए हैं ये लैटिस पॉइंट्स। अब लैटिस पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं, ये हम आगे एफसीसी, बीसीसी और इनमें बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे भी कि कहाँ पे हो सकते हैं बेटा, कार्नर्स पे हो सकते हैं। पहले ये कार्नर्स वगैरह पढ़ तो लें कि होते क्या है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली किस कैरिस्टल के अंदर किस जगह पे आपके लैटिस पॉइंट्स। डन। चलो नेक्स्ट, यूनिट सेल टर्मिनोलॉजी। यूनिट सेल टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है बेटा, कि आपके पास फॉर एग्जांपल में यहाँ पे ये जो आपके सामने एक क्यूब मैंने ड्रॉ किया हुआ है, बिल्कुल एम्प्टी क्यूब है, इसके ऊपर कुछ मैंने मार्क नहीं किया। इसका अगर बेटा यहाँ पे देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये 8 इसके कार्नर्स, इनको हम बोल सकते हैं, ये जिनको मैंने ब्लू से रिप्रेजेंट किया है कि ये हैं आपके पास कॉर्नर्स, या इनको बोलते हैं बेटा वर्टिसेस। ओके। अब बेटा मैं किसी दूसरे पेन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, लेट से मैं इसको इस पेन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ ब्लैक से। अगर देखें बेटा तो ये एक ये वाली लाइन है, ये 2 ब्लू के बीच में, एक ये वाली लाइन है 2 3, इसी तरह ये 4 4 ऊपर और 4 ही नीचे होंगे, ये वाले हो गए बेटा 8, और फिर बेटा ये हो गए 2, ये हो गए 10 और 2 ये हो गए 12। ये जो हैं ये आपके पास क्या है बेटा, ये हैं आपके पास एजेस। ये जो लाइंस हैं जो 2 लैटिस पॉइंट्स को या 2 वर्टिसेस को आपस में जोड़ रही हैं, इन लाइंस को बेटा जहां पे एक शार्प एज मौजूद है उसको मैंने क्या नाम दिया है, एजेस। डन। नेक्स्ट, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लूं, मैं कहूं कि बेटा ये चीज क्या है, ये ऊपर ये जिसको मैं ऐसे मार्क कर रहा हूं, लेट से मैं इसको एक और तरीके से मार्क कर लेता हूं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए। ये वाली जो जगह है इसको मैं क्या कहूंगा, ये जो जगह हमारे पास बनी है बेटा इसको हम कहेंगे फेस। क्या बोलेंगे, फेस। डन। अब बेटा गौर से 2-3 चीजें और देखिएगा, ये तो बेसिक्स थी, एफएससी में भी आपने पढ़ी थी। अब कुछ चीजें ऐसी आ रही है जो नहीं पढ़ी हुई आपने। लेट से बेटा ये भी तो एक फेस है ना, ये जिसको अब मैं रेड से ही इंडिकेट कर रहा हूं, ये वाला राइट साइड पे ये जो वाला है ये भी एक फेस है।
इस फेस के कोई से दो अपोजिट एंड्स को मैं मिला, इसको और इसको, या इसको और इसको मैं मिला देता हूं, तो ये जो चीज बनेगी इसको बोलेंगे बेटा फेस डायगोनल। क्या बोलेंगे? ये फेस के ऊपर एक डायगोनल मौजूद है, या फिर यहाँ ये किसी भी फेस पे हो सकता है बेटा, हर फेस पे दो फेस डायगोनल्स हों। नेक्स्ट, अगर गौर से देखें बेटा, तो मैं इस फेस के अलावा अगर इन साइड ऑफ क्यूब मैं कुछ डायगोनल्स ड्रॉ करूं, जैसे कि यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूं, ये ले मैं ये कलर यूज कर लेता हूं, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाऊं ऐसे, तो ये इनसाइड द बॉडी ऑफ क्यूब एक डायगोनल है। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाऊं, तो ये भी इनसाइड द बॉडी ऑफ क्यूब एक डायगोनल है। सिमिलरली मैं अगर इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाऊं तो भी इनसाइड बनेगा, या मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाऊं तो भी इनसाइड द बॉडी ऑफ डायगोनल बनेगा बेटा, इनसाइड बॉडी ऑफ क्यूब डायगोनल बनेगा। तो इस तरह का जो डायगोनल होता है बेटा उसको बोलते हैं बॉडी डायगोनल। तो हमारे पास एक यूनिट सेल के अंदर दो तरह के डायगोनल्स होते हैं, एक जो फेस पे मौजूद होता है उसको फेस डायगोनल, जो इनसाइड द बॉडी मौजूद होता है उसको बॉडी डायगोनल बोलते हैं। डन। अब बेटा गौर से देखें, तो जहां पर दो फेस डायगोनल एक दूसरे से मिलेंगे, ये इस फेस के दो फेस डायगोनल एक दूसरे से मिलेंगे, इसको कहेंगे बेटा फेस सेंटर। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? फेस सेंटर। जहां पे दो फेस डायगोनल आपस में मिले वो क्या हो गया? फेस सेंटर। जहां पे सारे के सारे बॉडी डायगोनल्स मिले उसको बोलते हैं बेटा बॉडी सेंटर। डन। हमने कुछ टर्म्स को पढ़ा है बेटा, जैसे कॉर्नर्स, एजेस, फेस, फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल, बॉडी सेंटर्स, फेस सेंटर्स, ये कुछ टर्म्स हमने पढ़ी हैं बेटा। इन टर्म्स को याद रखिएगा, क्योंकि जब भी हम पूरा यूनिट सेल्स पढ़ रहे होंगे तो हमें इन टर्म को यूज करना पड़ेगा। डन। चलो जी नेक्स्ट। अब बेटा कुछ नेक्स्ट जो चीजें हैं वो है यूनिट सेल की, ये तो बेटा थी टर्मिनोलॉजी। अब हम उसकी कुछ डायमेंशंस पढ़ते हैं, या उन यूनिट सेल डायमेंशंस को हम एक और नाम देते हैं क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स। डन। वो कौन कौन से यूनिट सेल के डायमेंशंस हैं या क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स हैं? लेट्स से ये अगेन वही क्यूब मैंने ले लिया है, और उस क्यूब का ये वाला जो एक्सिस है मैं इसको नाम दे देता हूं बेटा एक्स एक्सिस। दिस एक्सिस इज नेम्ड एज वाई एक्सिस एंड दिस एक्सिस इज नेम्ड एज जी एक्सिस। मैंने तीनों एक्सिस को नाम दे दिया एक्स, वाई और जी। इसके अंदर तीन लेंथ है बेटा, एक है लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस, एक है लेंथ अलोंग वाई एक्सिस, एक है लेंथ अलोंग जी एक्सिस। एक को बेटा जो लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस है यहां से लेकर यहां तक, उसको मैं नाम दे देता हूं ए। जो लेंथ अलोंग वाई एक्सिस है उसको मैंने नाम दे दिया बी, और जो लेंथ अलोंग जी एक्सिस है उसको मैंने नाम दे दिया सी। अब बेटा ये चेंज नहीं करना, आप ये कहोगे मैंने एक्स जी एक्सिस को ए कह दिया, वाई एक्सिस को बी कह दिया, नहीं बेटा, ये डिफाइंड होते हैं क्रिस्टलोग्राफी के अंदर। ये ए बी सी डिफाइंड होते हैं कि जो लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस है वही ए होगा, जो लेंथ अलोंग वाई एक्सिस है वही बी होगा, जो लेंथ अलोंग जी एक्सिस है वही सी होगी। डन। चलो जी। हाँ ये हो सकता है कि अगर तीनों लेंथ जैसे क्यूबिक क्रिस्टल है जैसे ये है तो तीनों को ए कह दो, लेकिन ऐसे नहीं होगा कि ये जो लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस है ये सी है तो लेंथ अलोंग वाई एक्सिस बी हो गया, ऐसे नहीं। डन। ऐसे नहीं कह सकते। अब बेटा ये तो तीनों की तीनों लेंथ थी, ये तीन डायमेंशंस हो गई। तीन और डायमेंशंस भी हैं। तीन डायमेंशंस कौन सी हैं? एंगल अल्फा, एंगल बीटा और एंगल गैमा। तो ये टोटल बनती हैं 6 डायमेंशंस। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि यूनिट सेल डायमेंशंस कितनी होती हैं? 6 इन नंबर। कितनी होती हैं बेटा? देयर आर 6 यूनिट सेल डायमेंशंस या 6 क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स। डन। इस बात को नोट कीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत दफा एमसीक्यूज में पूछी भी जा चुकी। अब यहाँ पे गौर से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, इससे आपको अगेन याद करने के लिए आसानी होगी। मैं ए को अल्फा से रिलेट करता हूं, बी को बीटा से रिलेट करता हूं,
और सी को गैमा से रिलेट करता हूं। ऐसे मैं कहता हूं कि जैसे ए अल्फा है, बी बीटा है, सी गैमा है। तो बेटा गौर से देखें, ए और बी के बीच में जो एंगल होगा वो अल्फा और बीटा नहीं होगा, वो जो तीसरा बच जाएगा वो गैमा होगा। सो ए और बी के बीच में जो एंगल होगा डेट इज गैमा। डन। इसी तरह बी और सी के बीच में जो एंगल होगा बेटा वो बीटा और गैमा नहीं होगा, वो अल्फा होगा। सो बी और सी के बीच में जो एंगल होगा डेट इज अल्फा। और सिमिलरली जो बच गया है ए और सी के बीच में, अब आपको समझ आई होगी कि ए और सी मिलाएंगे तो बी से मिलता हुआ बीटा यहाँ पे एब्सेंट है। सो बी और सी के बीच में जो एंगल होगा वो बीटा होगा। सो देयर आर 6 यूनिट सेल डायमेंशंस। लेंथ along x axis A, length along y axis B, length along z axis C. Angle between A and B is gamma. Angle between B and C is alpha. Angle between C and A is बीटा। ये याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें। टोटल कितने हैं बेटा यूनिट सेल डायमेंशन हैं? 6। अब यहाँ पे बेटा एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं और ये मैंने एमसीक्यूज एक लिख भी दिया है, इसको बड़े बड़े गौर से देखिएगा कि इन कैरिस्टल लैटिस द कोरेक्ट सीक्वेंस, जो आपके पास कोरेक्ट सीक्वेंस है बेटा बॉन्ड एंगल्स की, वो क्या है, ये पूछी हुई है आपसे। व्हाट इज द कोरेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंगल्स? बेटा देखें बेटा बी और सी के बीच में अल्फा होगा, तो ये बात तो ठीक है। सी और ए के बीच में बीटा होगा, ये भी ठीक है। ए और बी के बीच में गैमा होगा, ये भी ठीक है। तो यही वाली ठीक लग रही है। दूसरी को देखते हैं जी, बी और सी के बीच में अल्फा, ये ठीक है। सी और ए के बीच में गैमा, ये गलत है बेटा, तो इसका मतलब है ये ऑप्शन गलत हो गया। बी और सी के बीच में बीटा, ये भी गलत है बेटा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑल आर नहीं पॉसिबल, तो अल्फा इज द राइट आंसर। ऐसे पिक करना आप। डन। एक एक तीनों चेक करने, जब एक गलत हो गया तो बाकी तो सही है या गलत है मैटर नहीं करता, लेकिन बेटा आपने वो पिक करना है जो करेक्ट है। यहाँ पे करेक्ट है। ऐसा भी हो सकता है द इनकरेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंगल्स, तो ये भी याद रखिएगा, ऐसे भी पूछा जा सकता है। पहले देखिएगा कि आपसे क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। डन। नेक्स्ट, द टोटल यूनिट सेल डायमेंशंस आर 6 इन नंबर। तो अब यहाँ पे अगर गौर से देखें तो बहुत सारी वैल्यूज पूछी हुई हैं। एक 7 दिया हुआ है, तो 7 क्या होते हैं बेटा, ये बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। 7 होते हैं बेटा कैरिस्टल सिस्टम, याद होंगे। देयर आर 7 कैरिस्टल सिस्टम। ये कंफ्यूज करने के लिए सिमिलर ऑप्शंस वही दिए गए हैं जो यूज हो रहे हैं, तो मैंने यही सोचा कि यहीं पे आपको ये चीजें बता देता हूँ। नेक्स्ट है बेटा 14। 14 क्या होते हैं जी, आपके पास ब्रेविस या ब्रेवाइस लेटिस बोलते हैं इसको बेसिकली, ब्रेवाइस लेटिस या ब्रेवाई लेटिस। ओके, जो आपके पास 32 है, ये 32 होती हैं बेटा कैरिस्टल की क्लासेस, कैरिस्टल क्लासेस। इसी तरह बेटा आपके पास जो टोटल स्पेस ग्रुप्स होते हैं वो होते हैं बेटा 230। ये भी एक वैल्यू है, याद रखिएगा। 230 आपके पास क्या होंगे, स्पेस ग्रुप्स। ये बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं बेटा, अक्सर पूछी जाती हैं ये वैल्यूज, सो लिहाजा ये याद कर लें। देयर आर 7 कैरिस्टल सिस्टम्स, 6 यूनिट सेल डायमेंशंस, 230 बेटा आपके पास स्पेस ग्रुप्स होंगे, 32 कैरिस्टल की क्लासेस होंगी, 14 ब्रेवाइस लेटिस। डन। चलो जी नेक्स्ट। अब बेटा इस बात करते हैं 7 कैरिस्टल सिस्टम की। जो 7 का कैरिस्टल सिस्टम है बेटा वो कौन सा है, इसको याद करने का एक आसान सा तरीका, मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, सीटीओ रहमत। और रहमत का RA नहीं लिखना, MAT नहीं लिखना, RHMT लिख देना है। तो सीटीओ सिटी ट्रैफिक ऑफिसर रहमत, यहां से आपको याद हो जाएगा। कुछ लोग कटो रहमत भी पढ़ते हैं, तो आपको अगर वो अच्छा लगता है तो वो ठीक है, नहीं तो सीटीओ रहमत ये भी अच्छा। डन। ये जो सिटी ट्रैफिक ऑफिसर है बेटा, अगर इसको गौर से देखें रहमत, तो C से बनता है क्यूबिक, T से बनता है टेट्रागोनल, O से बनता है आर्थोराम्बिक, R से बनता है रंबोहीड्रल, H से बनता है हेक्सागोनल, M से बनता है मोनोक्लिनिक और T से बनता है बेटा ट्राइक्लिनिक। डन। कोई मसला तो नहीं है यहाँ पे बेटा? अगर कोई मसला है तो अभी बताए, शाबाश जी। अब बेटा यहाँ पे जो सीटीओ रहमत है, यहाँ पे
अगर आप इसको नीचे टेबल की फॉर्म में देखें तो पहला सिस्टम मैंने ये पहले 3 यहाँ पे ड्रॉ कर दी हैं इनको याद करने के लिए, ताकि इनकी डायमेंशंस भी हमें याद हो जाए और इन डायमेंशन से भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। सबसे पहला है बेटा क्यूबिक, दूसरा टेट्रागोनल और तीसरा आर्थोरम्बिक। इसका एक दूसरा नाम आर्थो हटा के सिर्फ रंबिक लगा दें, आर्थोरम्बिक और रंबिक एक ही चीज के 2 नाम है। डन। अब बेटा गौर से देखो, तो पहली अगर लेंस को देखें तो मैं क्या कह रहा हूं, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। याद कर लें, ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। तो एक अरेंजमेंट आ गई है, ऑर्डर आ गया है कि पहले तीनों इक्वल हैं, फिर पहली 2 इक्वल, तीसरी से अनइक्वल, फिर तीनों की तीनों अनइक्वल। डन। अब अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा 90, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा 90, ये कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर ले तीनों में, कॉपी पेस्ट। डन। तो इस तरीके से ये पहले तीनों यूनिट सेल आपको याद हो जाएंगे कि तीनों के तीनों एंगल्स तीनों क्रिस्टल लैटिस में क्या होते हैं बेटा, आपके पास होते हैं 90 डिग्री के। अब बेटा गौर से यहाँ पे देखिएगा, ये एग्जाम्पल्स ये आपको याद करनी पड़ेंगे, इनका कोई हल नहीं है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में पूछी भी जाती हैं, स्पेशली जो ज्यादा पूछी जाती हैं मैं उनको बेटा क्या कर लेता हूँ, सर्कल भी कर लेता हूँ। ये लें, सबसे पहली चीज है आयरन, कॉपर, गोल्ड, ये ज्यादा पूछी जाती है। NaCl तो आपको याद होगी, CsCl ये ज्यादा पूछी जाएगी, डायमंड भी आपको याद होगी, क्यूबिक क्रिस्टल होता है। क्लियर हो गया। स्पेशली मेटल्स के बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, याद रखें मेटल्स के, जैसे आयरन, कॉपर, गोल्ड, टिन, इस तरह के जो मेटल्स होते हैं इनके ज्यादा पूछे जाते हैं, इनको लाजमी याद करना है आपने। इनकी क्रिस्टल सिस्टम की जो एग्जांपल्स हैं आपको लाजमी आनी चाहिए। डन। तो बेटा आयरन, कॉपर, गोल्ड ये कौन से क्रिस्टल लैटिसेस हैं, ये आपके पास हैं क्यूबिक क्रिस्टल्स। नेक्स्ट अगर आप देखें तो टिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, SnO2 और MnO2 ये बहुत, NH4Br को चलो रहने दें, अभी तक नहीं पूछा गया। टिन और टिन ऑक्साइड बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो बेटा लिहाजा इनको देखिएगा कि ये दोनों के दोनों टेट्रागोनल। फिर बेटा आर्थोरम्बिक, आर्थोरम्बिक में बेटा आपके पास रंबिक सल्फर पूछा जाता है और आयोडीन पूछा जाता है, ये दोनों याद कर लें। वैसे है बेरियम सल्फेट भी, पोटाशियम सल्फेट भी, लेकिन ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं जो 2। अच्छा, इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि वो बाकी दोनों वाले पूछे ही नहीं जाएंगे बेटा, ये मैं अपने गेस वर्क की बेस पे बता रहा हूं, तो बेहतर यही होगा कि आप सारे तैयार करें। लेकिन जो मोस्ट सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, बार बार रिपीट करके पूछे जा रहे हैं, जैसे कि पिछले साल के पेपर में या उससे पिछले साल के पेपर में ये वाला आया हुआ था, मेटल्स वाला आया हुआ था एमसीक्यू, ये 2-3 दफा एमसीक्यू ये मेटल्स वाला आ चुका है, तो मैं उस बेस पे बता रहा हूं। इट डजेंट मीन के बाकी नहीं पूछे जाएंगे, कुछ भी पूछा जा सकता। डन। यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन याद रखें बेटा जो लिखी हुई है कि द मोस्ट स्टेबल ऑफ ऑल द 7 क्रिस्टल सिस्टम इज क्यूबिक। सातों के सातों में सबसे ज्यादा जो बेटा क्या होता है, स्टेबल होता है, जो सबसे मतलब जिसकी एनर्जी आप ये कह सकते हैं बहुत ज्यादा होती है, उसको क्या बोलेंगे, कम होती है एनर्जी, स्टेबल होता है, उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक क्रिस्टल। डन। नेक्स्ट बेटा 7 क्रिस्टल सिस्टम्स में नेक्स्ट है बेटा, उसी के बाद आगे देखें तो रंबोहीड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, ये उसी अरेंजमेंट से मैंने लिख दिए हैं बेटा। ये लें, रंबोहीड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। डन। अब अगेन वही काम करें जो पहले किया था, A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, A इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, A इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। याद हो गया इस तरीके से। देखें लेंस तो सारी की सारी याद हो गई। अब यहां पर गौर से देखें एंगल्स में, यहां पे एंगल्स में थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा कि यहां पे पहली चीज ये है कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गैमा, और ये जो एंगल्स होंगे ये 90 से ज्यादा होंगे और 120 से कम होंगे, यानी कोई भी है, बाजू का ऐसे भी लिखा रहता है बेटा, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गैमा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो 90 तो वाकई नहीं है, 90 से क्या है, ज्यादा है, 120 से लेस है, तो बेटा ऐसे भी पूछा जाता है। यहाँ पे बेटा
जो बिस्मथ है और Al2O3 है, ये ज्यादा पूछे जाते हैं, इनको याद रखिएगा। बिस्मथ और Al2O3 दोनों के दोनों क्या होते हैं बेटा, आपके पास रंबोहीड्रल होते हैं। डन। यहाँ पे अगर बेटा हेक्सागोनल को देखो तो उसके एंगल्स याद करें तो ऊपर वाला क्या था, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गैमा। यहाँ पे देखें अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 और गैमा क्या है बेटा 120। सारे एंगल डिफाइंड है यहाँ पे, अल्फा बीटा दोनों 90 के हैं और गैमा 120 का। डन। नीचे आए तो अल्फा और गैमा 90 का है, अब की बारी बीटा 120 का नहीं है, बस बीटा बेटा 90 का नहीं है, कोई भी हो सकता है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि रंबोहीड्रल में अल्फा बीटा गैमा नॉट इक्वल टू 90, नॉट इक्वल टू ईच अदर, बिटवीन 90 एंड 120। हेक्सागोनल में क्या होगा, अल्फा और बीटा जो आपके पास है वो 90 है, गैमा 120 है। मोनोक्लिनिक में क्या होगा, अल्फा और गैमा 90 के और बीटा 90 का नहीं है। डन। इन तीनों में भी बेटा यहाँ पे देखें, यहाँ पे ग्रेफाइट आपको याद होगा, आइस का क्रिस्टल आपको याद होगा, जिंक और कैडमियम याद होगा। ये तो आपने पीछे याद किया था आइसोमॉर्फिज्म वाले में भी कि जिंक ऑक्साइड और कैडमियम ऑक्साइड, जिंक और कैडमियम एक दूसरे के साथ आइसोमॉर्फिक होते। डन। नेक्स्ट मोनोक्लिनिक में आए बेटा, तो ये एक तो मोनोक्लिनिक सल्फर भी होता है, ये आपने पढ़ा है कि दोनों दो तरह की होती है सल्फर, रंबिक और मोनोक्लिनिक सल्फर, दो तरह की सल्फर होती है। फिर बेटा यहाँ पे शुगर है, बोरॉक्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बोरॉक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह बेटा सोडियम सल्फेट Na2SO4.10H2O डेकाहाइड्रेट, ये भी हो सकता है बेटा। क्लियर हो गया। तो ये बोरॉक्स, मोनोक्लिनिक सल्फर और शुगर, ये तीनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट है बेटा ट्राइक्लिनिक। अच्छा ये याद करना ना इन सबसे ज्यादा आसान है, ना कोई लेंथ बराबर है, ना कोई एंगल इक्वल है और ना ही कोई एंगल 90 डिग्री का है। मतलब ना अल्फा 90 का है, ना बीटा 90 का है, ना गैमा 90 का है, ना अल्फा बीटा के बराबर, ना बीटा गैमा के बराबर, ना अल्फा गैमा के बराबर। इक्वल भी नहीं है, 90 के बराबर भी कोई एक भी नहीं है, और ना ही कोई लेंथ इक्वल है। तो इस तरह का बेहंगम किस्म का जो आपके पास क्रिस्टल सिस्टम बनता है, इसको बोलते हैं ट्राइक्लिनिक। इसीलिए लिखा हुआ है बेटा लीस्ट स्टेबल। जो मोस्ट स्टेबल था वो कौन सा था, क्यूबिक। जो लीस्ट स्टेबल था, जिसकी लैटिस एनर्जी बेटा सबसे ज्यादा होगी बेटा, सॉरी सबसे लैटिस एनर्जी कम होगी, एनर्जी ज्यादा होगी, उसको क्या बोलेंगे आपके पास, वो हमारे पास है ट्राइक्लिनिक। तो यहाँ पे ये कॉपर सल्फेट जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, DAT5H2O। बाकी भी हैं, पोटाशियम डाइक्रोमेट है, H3BO3 है बेटा, ये भी पूछे जा सकते हैं। लेकिन जो आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो कौन सा है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। डन। ये 7 क्रिस्टल सिस्टम्स है बेटा। ये लेंस और एंगल्स तो मैंने याद करवा दी, एक दो दफा आप प्रैक्टिस करेंगे बड़े आराम से कर लें। एग्जाम्पल्स लाजमी करनी है, इनसे पूछा जाता है। अच्छा एमसीक्यूज कैसे पूछा जाएगा, जैसे कि 2-3 तरीके से कि बेटा फॉर एग्जांपल ऐसे पूछ लिया जाए, बिस्मथ का क्या है जी क्रिस्टल सिस्टम, आइस का क्रिस्टल सिस्टम क्या है, बोरॉक्स का क्या है, जिंक का क्या है, कैडमियम का क्या है, जिंक ऑक्साइड का क्या है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का क्या है। एक तो ये सिंपल सा एमसीक्यूज पूछा जाता है। एक और एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है, जैसे कि व्हाट आर द यूनिट सेल डायमेंशंस फॉर बिस्मथ। वो बेटा फिर आपको पता होगा कि बिस्मथ रंबोहीड्रल है और रंबोहीड्रल की ये यूनिट सेल डायमेंशन। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि मोनोक्लिनिक की एग्जैक्ट यूनिट सेल डायमेंशंस कौन सी हैं, रंबोहीड्रल की एग्जैक्ट यूनिट सेल डायमेंशंस कौन सी हैं, जैसे मैंने ऊपर दिए हुए थे बेटा, वो इस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे ये 7 क्रिस्टल सिस्टम मैंने ड्रॉ कर दिया है बेटा। अगर आप गौर से देखें तो ये सबसे पहला है क्यूबिक, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। ये तीनों की तीनों लेंस बराबर हैं आपस में, सारे के सारे एंगल 90 के हैं। टेट्रागोनल है बेटा, ये वाली साइड और ये वाली साइड तो बराबर है, लेकिन ये वाली लेंस जो है ये सी, ये लंबी है, तो ये सारे एंगल 90 के। यहाँ पे देखें तो ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ तीनों डिफरेंट है, और ये सारे के सारे एंगल 90 के, तो ये पहले तीनों आ गए। रंबोहीड्रल में अगर आप देखें बेटा तो अगेन तीनों की तीनों लेंथ बराबर हैं, लेकिन जो एक एंगल है वो 90 का नहीं है, बाकी दो 90 के। हेक्सागोनल में देखें बेटा तो ये वाला इंटीरियर एंगल 120 का आता था, सॉरी 120 डिग्री का आता था,
और बाकी दो एंगल ये वाला 90 का आ रहा है। ओके, और ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर है, और ये वाली लेंथ जो है बेटा थोड़ी सी लंबी है। ओके, नेक्स्ट अगर आप ट्राइक्लिनिक में देखें तो ये है आपके पास ए, ये है बी और ये सी, तीनों की तीनों अनइक्वल हैं। अल्फा और बीटा और गैमा, तीन एंगल्स आपके पास मौजूद हैं। तीनों की जो बेटा आपके पास जो होंगे ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। यहाँ पे पीछे अगर आप देख भी लें तो मोनोक्लिनिक में अल्फा और गैमा दोनों 90 के हैं और बीटा 90 का नहीं है। तो अल्फा और गैमा दोनों को देखो, ये वाला एंगल बेटा अगर आप देखें तो 90 का बन रहा है, और गैमा को जी गैमा भी 90 का बन रहा है और बीटा 90 का नहीं है। नहीं, ये तो ट्राइक्लिनिक है, ये तो नहीं है, ये ट्राइक्लिनिक है बेटा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये एंगल्स बराबर नहीं है। ठीक है, वो ये वाला है मोनोक्लिनिक, ये वाला है। उसमें देखें बेटा ये दो एंगल्स जो हैं ये आपको 90 के नजर आएंगे। ये वाला एंगल 90 का है और दूसरे वाला एंगल, ये टॉप पे वाला जो एंगल है वो भी 90 का है, लेकिन ये वाला एंगल 90 का नहीं है। और ए बी और सी तीनों अलग है। ये बेढंगम सा है बेटा, ना अल्फा बीटा गैमा बराबर, ना ए बी सी बराबर। इस तरह का जो क्रिस्टल सिस्टम होता है उसको बेटा बोलते हैं ट्राइक्लिनिक। डन। नेक्स्ट, अब बेटा यहाँ पे क्यूबिक यूनिट सेल्स के अंदर कुछ बेसिक से एमसीक्यूज हैं जो बार बार पूछे जाते हैं कि बेटा सबसे पहले बताएं कि क्यूबिक यूनिट सेल में वर्टिसेस कितनी होती हैं। तो बेटा 1 2, अभी ये पीछे की भी थी, 3 4 5 6 7 और 8। तो कितनी हो गई बेटा? 8 आपके पास आ गई वर्टिसेस, या फिर इनको कॉर्नर्स बोलेंगे। फेसेस कितने हैं बेटा? ये वाली जगह, ये जो टॉप वाली, ये जो जिसको मैं कर रहा हूँ, बताएं ये कितने हैं टोटल? एक ये हो गया, एक नीचे वाला 2। जैसे आप कमरे में बैठे हैं तो कमरे को इमेजिन करें, तो बेटा एक आपके लेफ्ट पे वॉल, एक राइट पे वॉल, एक सामने एक पीछे, 4, एक छत और एक फर्श। टोटल कितने हो गए? 6। तो 6 फेसेस हो जाएंगे। जब फेसेस 6 होंगे तो फेस सेंटर्स भी कितने होंगे बेटा? 6 होंगे। 2 डायगोनल्स को मिलाएंगे, हर फेस पे एक फेस सेंटर आएगा फेस डायगोनल्स को मिलाने से। तो बेटा ये आपके पास फेस सेंटर्स भी कितने होंगे? 6। नंबर ऑफ एजेस अभी हमने काउंट भी किए थे बेटा, ये वाले एक फेस पे हैं बेटा 4, दूसरे फेस पे नीचे वाले पे भी 4, 8, और ये 2 आ गए 10, और 2 इस साइड पे आ गए 12। तो टोटल आपके पास 12 एजेस आ जाएंगे। एज सेंटर्स, तो 12 एजेस हैं, तो एज के सेंटर भी क्या होंगे? ये दरमियान में ये एज सेंटर है, दिस इज एज सेंटर, दिस इज एज सेंटर, दिस इज एग्जैक्ट सेंटर ऑफ एज। तो बेटा 12 एज है तो एज सेंटर भी कितने होंगे? 12 होंगे। बॉडी सेंटर्स, बॉडी सेंटर तो एक ही होता है बेटा। अब ये बेटा देखें लफ्ज बॉडी सेंटर्स यूज हुआ है, लेकिन बॉडी सेंटर्स एक ही होता है क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर। नंबर ऑफ फेस डायगोनल्स, तो कितने फेस हैं बेटा? 6। हर फेस पे 2 डायगोनल्स बनते थे, अभी बताया था। तो 6 फेसेस हैं तो मल्टीप्लाई विद 2 इज इक्वल टू 12 फेस डायगोनल्स। बॉडी डायगोनल्स क्या होंगे बेटा? एक यहां से यहां तक, दूसरा यहां से यहां तक, 2 3 और 4। एक इस पॉइंट को मिलाएगा इस पॉइंट से, और एक इस पॉइंट को मिलाएगा इस पॉइंट से, और ये बॉडी सेंटर से होते हुए गुजरेंगे। तो ये आपके पास 4 फेस डायगोनल आ गए, और ये वाला जो पॉइंट आया ये बॉडी सेंटर बन गया बेटा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ टाइप ऑफ यूनिट सेल्स, क्यूबिक यूनिट सेल्स। जी क्यूबिक यूनिट सेल्स ना बेटा आपके पास 4 तरह का होता है। एक होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, ये सिंपल यूनिट सेल। एक होता है एफसीसी, फिर बीसीसी, और होता है बेटा तीसरा सेंटर, जो आपके पास एक एंड सेंटर्ड क्यूबिक होता है, ईसीसी। ओके, तो ये टोटल 4 तरह का होता है। और ये नीचे नाम पूछे हुए हैं, अभी मैंने आपको बताया बेटा, सिंपल क्यूबिक, एफसीसी यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ईसीसी एंड सेंटर्ड क्यूबिक। डन। नेक्स्ट बेटा इन्हीं को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है जी प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल में सबसे पहली चीज ये है बेटा, ये वाली डायग्राम देखें जिसके साथ में एरो लगा रहा हूं।
तो अगर आप देखेंगे तो जो लेटिस पॉइंट्स होंगे वो एट द वर्टिसेस ही होंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि मैं बताऊंगा आपको कि लेटिस पॉइंट किस क्रिस्टल के अंदर कहाँ पे होंगे। तो सिंपल क्यूबिक के अंदर बेटा जो आपके लेटिस पॉइंट्स हैं वो यहीं पे होंगे। स्पेशली वो बच्चे यहाँ से बड़े गौर से देखें जिनने स्पेशल मुझे मैसेज किया था कि सर क्यूबिक यूनिट सेल बड़ी डिटेल से आता है, तो यहीं से वो क्यूबिक यूनिट सेल को मैंने शुरू किया है पिछली स्लाइड से और यहाँ से। क्लियर हो गया? तो बेटा कितने जो आपके पास प्रिमिटिव यूनिट सेल है या सिंपल क्यूबिक सेल है उसके अंदर जो लेटिस पॉइंट्स हैं बेटा वो सिर्फ और सिर्फ कार्नर्स पे हों। डन। और अगर बेटा गौर से देखें तो हर एटम का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, यानी ये वाला कितने यूनिट सेल के साथ शेयर है बेटा, ये 8 यूनिट सेल्स के साथ शेयर है। यहाँ पे देखें तो अगर आप गौर से देखें तो ये 1/8 पोर्शन बन जाता है ये वाला। दिस इज 1/8। यहाँ पे देखें बेटा तो ये जो मैंने रेड किया है दिस इज 1/8 पोर्शन। सिमिलरली ये भी 1/8 है, ये 2 वाला, ये 3, ये 4, इसी तरह ये सारे 8 के 8 हैं टोटल, और 8 के 8 में हर एक क्या है बेटा 1/8 शेयर है। तो हर एटम की कंट्रीब्यूशन कितनी हो गई 1/8। सो बेटा अगर टोटल 8 हैं और मल्टीप्लाई विद 1/8, सो 8 मल्टीप्लाई विद 1/8 तो बेटा एक यूनिट सेल से एक एटम आएगा। सो इसको जी भी बोलते हैं, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल को जी बोलते हैं। तो ये नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एक होता है बेटा, एक एटम पर यूनिट सेल। डन। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि एक एटम को से कितने एटम्स कनेक्टेड हैं। तो फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे इस डायग्राम में देखेंगे एक्सट्रीम राइट पे ये एक एटम है बेटा, इससे कितने कनेक्टेड हैं 1 2 3 4 5 और 6। ये मैंने 1 2 3 4 5 6 लिखा है, तो टोटल 6 कनेक्टेड हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होगा 6। डन। नेक्स्ट है बेटा डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नेबर्स। दो नियरेस्ट नेबर्स के बीच में डिस्टेंस कितना होगा यहां से लेकर यहां तक, तो इसको बेटा ए बोलेंगे। आपको पता है लेंथ ऑफ साइड ए होती है, लेकिन अगर गौर से देखें यहाँ पे ये जो जिसको मैं रेज कर रहा हूं डायग्राम को, तो बेटा यहाँ पे बड़े गौर से देखिएगा, कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये वाला भी बेटा आर है ये, और ये वाला भी आर है, तो यहां से लेकर यहां तक दो आपके पास स्फीयर का रेडियस आ रहा है, सो मतलब 2r। तो मैं कह सकता हूं a इज इक्वल टू 2r। डन। a इज इक्वल टू 2r। और यहां से आप ये रेडियस की वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि रेडियस इज इक्वल टू a/2। नेक्स्ट पैकिंग एफिशिएंसी। तो सबसे पहले तो लफ्ज को डिफाइन करो कि पैकिंग एफिशिएंसी होती क्या है। पैकिंग एफिशिएंसी होती है बेटा वॉल्यूम ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाइड विद 100। यानी कितना एटम्स ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जिसमें एटम्स भी हैं और एम्प्टी स्पेस भी है, खाली स्पेस भी है, मल्टीप्लाई विद 100। तो बेटा ये जो आपके पास बनेगी दिस इज कॉल्ड एज पैकिंग एफिशिएंसी। जितनी ये एफिशिएंसी, जितना वॉल्यूम से ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, वॉल्यूम एटम से ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्पेस जो होगा वो एटम से ज्यादा ऑक्यूपाइड होगा, इतनी पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होगी, इतनी एफिशिएंट पैकिंग हुई होगी सॉलिड्स के बीच। तो बेटा जो आप यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो एटम्स का जो आपके पास वॉल्यूम होता है, अगर आप यहाँ पे देखें तो एक ही एटम है, तो एक एटम क्या होता है स्फीयर, तो 1 मल्टीप्लाई विद 4/3 πr³। और यहाँ पे इसको आप डिवाइड कर दें वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से, तो यूनिट सेल का वॉल्यूम अभी मैंने बताया कि ए की किसके इक्वल है बेटा 2r के, ये ए, तो फिर ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। तो क्योंकि ये क्यूबिक यूनिट सेल है तो ए क्यूब बनेगा। सो बेटा एक ए की वैल्यू 2r है तो 2r का क्यूब लगा लें बेटा इसको। ये आपके पास जो भी आंसर आएगा ये बेटा जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 50। आखिर में ये आर से कैंसिल हो जाएगा, तो आखिर में जो पाई की बाई समथिंग वैल्यू आएगा π/6 आंसर आएगा। तो π/6 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो आपके पास 52.4% आंसर आएगा। दिस इज कॉल्ड एज पैकिंग एफिशिएंसी।
और अगर आप 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते तो एक फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड होती है, जैसे π/6 आई है। इस फ्रैक्शन को हम बोलते हैं बेटा पैकिंग फ्रैक्शन। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते तो जो चीज बनती है उसको क्या बोलते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन। तो ये बेटा अगर π/6 भी कह सकता है कोई, या इस हिसाब से देखें कि 100 से मल्टीप्लाई किए बगैर 0.524 बन जाएगी। डन। अब बेटा अगर गौर से देखें कि पैकिंग एफिशिएंसी 52% है, तो अनऑक्यूपाइड वॉल्यूम कितना होगा, 100 माइनस पैकिंग एफिशिएंसी, तो ये बन जाता है बेटा 47.6%। टोटल आपके पास वॉल्यूम था 100%, उसमें से 52.4% पे एटम्स मौजूद है, पैकिंग एफिशिएंसी आ। तो बेटा वाइड्स की एफिशिएंसी या वाइड्स का जो वॉल्यूम होगा, जो एम्प्टी स्पेस होगी जहां पे यूनिट सेल के अंदर एटम्स नहीं है, वो 100 माइनस पैकिंग एफिशिएंसी। ओके, नेक्स्ट, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होगा बेटा, अगर आप देखें तो यहाँ पे ये आपके पास मौजूद हैं सारे के सारे जो कॉर्नर्स हैं या जो लेटिस पॉइंट्स हैं उन पे मौजूद हैं, और हर एक फेस के, लेट से ये वाला फेस है तो इसके सेंटर में, बैक वाले फेस के सेंटर में, टॉप वाले फेस के सेंटर में, राइट वाले फेस के सेंटर में, बॉटम वाले फेस के सेंटर में, और सामने वाले फेस के सेंटर में, हर फेस के सेंटर में एक एक क्या है आपका लेटिस पॉइंट मौजूद। तो लेटिस पॉइंट कहाँ कहाँ पे है बेटा, कॉर्नर्स पे हैं और फेस सेंटर्स पे हैं। 6 फेस सेंटर्स हैं, 6 के 6 दरमियान में होंगे और 8 टोटल, यानी टोटल आपके पास जो लेटिस पॉइंट बनेंगे 8 + 6 = 14 लेटिस पॉइंट्स बने। हर एक एटम जो कॉर्नर पे है, ये वाला एटम बेटा, ये वाला एटम, ये वाला एटम, ये जो कॉर्नर्स पे है, अभी आपको बताया कि ये 8 क्यूब्स के साथ शेयर होता है, तो एक की कितनी होगी बेटा कंट्रीब्यूशन, 1/8। जो बेटा फेस पे मौजूद है, जैसे कि ये वाला, अगर गौर से देखें तो ये सेमी सफियर बना हुआ है, इस सेमी सफियर की कितनी होगी बेटा, फेस के सेंटर से कितनी होगी, 1/2। सो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने बन गए बेटा, अगर गौर से देखें तो फेस सेंटर 1/8 मल्टीप्लाई विद 8 = 1, 1/2 मल्टीप्लाई विद 6 = 3, सो 3 + 1 = 4। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 4 बनते हैं। अब कोऑर्डिनेशन नंबर को देखो बेटा, तो ये 12 होता है। यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर अगर आप गौर से देखें तो मैंने मेंशन किया हुआ है, ये वाला आपके पास, इसको एज्यूम करें, इसके अक्रॉस 1 2 3 4 ऐसे अरेंज्ड है। अब देखें तो 5 6 7 और 8 ऐसे टॉप पे अरेंज्ड है बेटा, ऐसे इनको जोड़ दें। और बेटा ये जो 9 10 11 और 12 है, ये नीचे बॉटम पे अरेंज्ड है, ऐसे जोड़ दें, तो ये आपके पास टोटल 12 कोऑर्डिनेशन नंबर बनता है। डन। और ये दरमियान में ऑक्टाहीड्रॉन सी बन जाती है। नेक्स्ट है बेटा डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नेबर्स। डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नेबर्स बेटा यहाँ पे कितना होगा, a डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। यहाँ पे अगर गौर से देखें तो दरमियान में कोई यूनिट सेल मौजूद नहीं है और ये खाली जगह है, वहां पे तो दोनों जुड़े हुए थे, तो ये खाली जगह भी मौजूद है, तो हम उसको 2r नहीं कह सकते। ओके, एम्प्टी स्पेस की वजह से, पीछे एम्प्टी स्पेस नहीं थी, जुड़े हुए थे आप। तो यहाँ पे फिर बेटा जो कैलकुलेशंस करने के बाद आता है, एक बार ये कैलकुलेशंस आपके किसी काम के नहीं है, बस जस्ट याद रखें, a डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। पैकिंग एफिशिएंसी बेटा जो बनेगी उसी तरीके से, वॉल्यूम ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय यूनिट सेल मल्टीप्लाई विद 100 करेंगे तो 74% बनेगी। और पैकिंग फ्रैक्शन कितनी बनेगी, पाई डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 विच इज 0.74। इस हिसाब से अगर आप देख लें, अब बेटा देखें अगर पैकिंग एफिशिएंसी 74% है तो बेटा कितना बच गया, वाइड की स्पेस ये 26% बन जाएगी, गलती से लिखा गया है बेटा, दिस इज 26%। डन। नेक्स्ट, रेडियस क्या होगा बेटा, a डिवाइडेड बाई 2 रूट ऑफ 2। तो अगर आप निकालना भी चाहते हैं पैकिंग एफिशिएंसी तो आप ऐसे निकाल भी सकते हैं, 4 टाइम्स, क्योंकि 4 एटम्स होते हैं, 4 डिवाइडेड बाई 3 πr क्यूब, ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ एटम, 4 एटम्स का वॉल्यूम आ गया, एक का 4/3 πr क्यूब, उससे फियर होता है एटम, 4 एटम का क्या होगा 4 टाइम्स 4/3 πr क्यूब, डिवाइडेड बाई यहाँ से आप बेटा जो आपके पास क्या है a है उसकी वैल्यू ले लें, तो a होगा 2 रूट ऑफ 2r, यहाँ से a की वैल्यू ले, सो 2 रूट ऑफ
2r का क्यूब ले लें तो यहां से निकाल लें बेटा, आपके पास आंसर आ जाएगा 74%। बहरहाल जरूरत नहीं है कैलकुलेशंस की, ना ही आप कैलकुलेशंस में जाएं, आपको जस्ट वैल्यू याद होनी चाहिए। आपने एमसीक्यू सॉल्व करने, एमसीक्यू आंसर करना है। यू डू नॉट नीड टू सॉल्व इट, आपको पेपर में सॉल्व करने के लिए नहीं कहा जाए। नेक्स्ट, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होता है बेटा कि ये एक तो आपके पास लेटिस पॉइंट कॉर्नर्स या वर्टिसेस पे मौजूद हैं, साथ में एक बेटा लेटिस पॉइंट मौजूद होगा कहां पे, सेंटर ऑफ बॉडी में। तो टोटल हो गए बेटा 8 + 1 9 लेटिस पॉइंट्स, और ये कहां पे मौजूद हैं, एट कॉर्नर्स एंड बॉडी सेंटर्स। जो कॉर्नर वाला ये वाला एटम है, इसकी कंट्रीब्यूशन अगेन कितनी है बेटा, 1/8। तो सेंटर वाला तो पूरे का पूरा इधर पड़ा होगा, तो सेंटर वाले की कंट्रीब्यूशन 1 ही है। ओके, सो ये 1/8 मल्टीप्लाई विद 8 इज इक्वल टू 1, एंड 1 + 1 इज इक्वल टू 2 एटम्स पर यूनिट सेल। डन। कोऑर्डिनेशन नंबर को देखें बेटा, ये एक सीजियम एटम है, सीजियम क्लोराइड का लेटिस देखें, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होता है। तो बेटा एक इससे जुड़ा है, दूसरा इससे, 2 3 4 5 6 और 7 और 8, 8 इसका क्या होगा बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर। 8 एटम्स के साथ जुड़ा है। अगर गौर से देखें 1 2 ऐसे मार्क कर लें, 4 5 6 7 और 8। डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नेबर्स अगेन क्या होगा बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2a। अगेन यहाँ पे एम्प्टी स्पेस है, 2r नहीं होगा, या 2√2 भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2a। पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी बेटा, 68%। पैकिंग फ्रैक्शन कितना, वही तरीका है बेटा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई स्पेस। और यहां से अगेन आप उसको रेडियस की वैल्यू को लेके, तो नंबर ऑफ एटम्स 2 × 4/3 πr³, 2 एटम्स है, डिवाइडेड बाई यहां से r की वैल्यू, a की वैल्यू को ले लें, सो इट विल बिकम 4r/√3। उसको यहाँ पे 4r/√3 का होल क्यूब लेके यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपके पास 68% आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय 100 करने पे। डन। पैकिंग फ्रैक्शन कितनी आ गई बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स π/8 या 0.68। स्क्वायर पाई के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, सिर्फ 3 के ऊपर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स π/8। डन। नेक्स्ट है बेटा, अगर देखें ये इतनी स्पेस 68% उसने ऑक्यूपाई की हुई है, तो 100 - 68 इज इक्वल टू 32। सो 32% एम्प्टी स्पेस होगी, एम्प्टी वॉल्यूम होगा जो एटम्स ने ऑक्यूपाई नहीं किया। डन। नेक्स्ट, एंड सेंटर्ड क्यूबिक। एंड सेंटर्ड क्यूबिक में बेटा लेटिस पॉइंट्स कहां पे होंगे, एक तो अगर गौर से देखें तो ये 8 के 8 आपके पास क्या हैं, लेटिस पॉइंट्स मौजूद हैं कॉर्नर्स पे। एक बेटा कोई से 2 एंड, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सामने पीछे, कोई से 2 एंड्स पे भी के सेंटर में है, तो कोई से 2 फेसेस के सेंटर में भी क्या होगा बेटा, एंड वाले फेसेस के अपोजिट एंड्स, लाजमी नहीं है कि कोई से 2, अपोजिट एंड्स के 2, ऊपर नीचे सामने पीछे दाएं बाएं ऐसे ही हो सकता है। तो बेटा इनके सेंटर्स में भी क्या होगा, फेस सेंटर्स में भी लेटिस पॉइंट होगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है बेटा, एट कॉर्नर्स एंड एनी 2 अपोजिट फेस सेंटर्स ईच एटम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम कॉर्नर कितनी हो गई, 1/8 मल्टीप्लाई विद 8 इज इक्वल टू 1। यहां से आ गया बेटा ईच एटम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अपोजिट एंड, यहाँ पे इस अपोजिट एंड से और इस अपोजिट एंड पे 2 ही मौजूद है बेटा टोटल, तो 1 आएगा, चूंकि 1/2 मल्टीप्लाई विद 1 आता है। सो हर एक एटम की कंट्रीब्यूशन 1/2 मल्टीप्लाई विद 2 इज इक्वल टू 1। सो टोटल यूनिट सेल कितने बनेंगे बेटा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, 2 यूनिट सेल बनेंगे आपके पास, पर आपके पास पर जो आपके पास यूनिट सेल हैं 2 एटम्स बनेंगे। डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर्स बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2a। पैकिंग एफिशिएंसी बिल्कुल बेटा फेस सेंटर्ड क्यूबिक वाली होती है, 74%। ओके, और पैकिंग फ्रैक्शन वही π/3√2 या 0.74, और एवरेज वाइड वाला जो होगा बेटा वो अगेन होगा 26%।
और रेडियस क्या होगा a डिवाइडेड बाई 2√2। डन। सो बेटा दिस मेक्स एन एंड टू दिस लेक्चर। इससे पहले कि हम इस लेक्चर को ओवर करें, यहाँ पे कुछ मैंने 15-14 सवाल लिखे हुए हैं, उनको आंसर करते हैं और फिर इस लेक्चर को ओवर करते हैं। चैलेंज, वन बाय वन क्वेश्चंस को आंसर करते जाएं जी। मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग जी, जिसके अंदर पैकिंग फ्रैक्शन सबसे ज्यादा थी एफसीसी में। सो मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग इसमें थी 74%। लीस्ट एफिशिएंट थी बेटा सिंपल क्यूबिक में 52.4%। तो बेटा यहाँ पे वो आप कह सकते हैं कि जी आपके पास है सिंपल क्यूबिक में लीस्ट एफिशिएंट पैकिंग थी क्यूबिक लैटिसेस में। ऑर्डर ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज्यादा एफसीसी या फिर आप कह सकते हो वो दूसरा जो ईसीसी था एंड सेंटर्ड। फिर आएगा बॉडी सेंटर्ड जिसमें 68% थी, और फिर आएगा आपके पास सिंपल क्यूबिक। क्रिस्टल विद मोस्ट अनऑक्यूपाइड स्पेस, तो बेटा इसका अपोजिट कर दें, सिंपल क्यूबिक इज ग्रेटर देन BCC is greater than FCC. मोस्ट अनऑक्यूपाइड स्पेस किसमें होगी सिंपल क्यूबिक में। लीस्ट अनऑक्यूपाइड स्पेस किसमें होगी बेटा FCC में। ऑर्डर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर देखें तो बेटा हमारे पास सबसे पहले सिंपल क्यूबिक में था, फिर यहाँ पे पीछे देख लें सिंपल क्यूबिक के अंदर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर था 6, जो आपके पास FCC था उसमें था 12, और जो BCC था उसमें था 8। मैं कह सकता हूं FCC इज ग्रेटर देन BCC इज ग्रेटर देन सिंपल क्यूबिक। बेटा ये पैकिंग एफिशिएंसी वाला ही बन जाएगा, जितनी पैकिंग क्या होगी कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा इतनी पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होगी। सो FCC ग्रेटर देन BCC ग्रेटर देन आपके पास क्या बनेगा सिंपल क्यूबिक। नेक्स्ट, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन सिंपल क्यूब, पर यूनिट सेल में 1 होता है बेटा। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में 2 होते हैं बेटा। नेक्स्ट, ये बेटा नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, इसको FCC कर दें, BCC पहले कर दिया है तो FCC में बेटा 4 एटम्स होते हैं। क्रिस्टल लैटिस विच हैव लैटिस पॉइंट एट वर्टिसेस सिंपल क्यूबिक, मैं ऐसे SC लिख देता हूँ। Crystal lattice which have lattice point at vertices and face centered FCC. Crystal lattice which have lattice point at vertices and body centers, तो बेटा vertices और body centers में होगा बेटा BCC. Crystal lattice which have lattice point at vertices and any two opposite face ends ECC and centered cubic. मोस्ट स्टेबल, ये बेटा अभी आपको बताया था क्यूबिक, और लीस्ट स्टेबल जो आपके पास होता है वो होता है ट्राइक्लिनिक। ये इस तरह MCQs बेटा बन के आएंगे आपके पास। मैंने ऑप्शंस वगैरह नहीं ऐड किए क्योंकि काफी ज्यादा टाइम लग जाता उसमें। ओके बेटा, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, अल्लाह हाफिज, थैंक यू ऑल।